बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं सिमरनजीत कौर लेकर हाजिर हूं हिंदी समाचार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। भारत में मनाया गया हिंदी दिवस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर फिसला चार्टर प्लेन, हादसे में 8 लोग घायल। कांग्रेस का इंडिया गठबंधन 10 चैनल्स के 14 एंकर्स को करेगा बहिष्कार। भाजपा ने कांग्रेस के फैसले पर की टिप्पणी, फैसले को बताया आपातकाल 2.0। आईएसआईएस के 2 आतंकियों को फांसी की सजा, लखनऊ एनआईए कोर्ट ने लिया ये फैसला। अब खबरें विस्तार से। बीते दिन भारत में हिंदी दिवस मनाया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी और कहा कि मैं कामना करता हूं कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की डोर को निरंतर मजबूत करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, मेरे सभी परिवारजनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की डोर को निरंतर मजबूत करती रहेगी। वहीं अमित शाह ने कहा कि हिंदी भाषा विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम है, इसकी किसी भाषा से प्रतिस्पर्धा नहीं है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। इसलिए भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती है। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दुनिया में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और लगभग 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। मुंबई में भारी बारिश के कारण एक चार्टर प्लेन मुंबई एयरपोर्ट के रनवे से फिसल गया। इसके चलते मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में प्लेन में सवार सभी 8 लोगों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि प्लेन में कोई भी वीआईपी मौजूद नहीं था। चार्टर प्लेन कैसे फिसला, इसकी जांच की जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर गुरुवार 14 सितंबर को एक चार्टर प्लेन लैंडिंग के दौरान शाम 5:08 पर रनवे पर फिसलकर क्रैश हो गया था। एक्सीडेंट के साथ ही प्लेन 2 हिस्सों में टूट गया और उसमें आग लग गई। प्लेन में 6 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर सवार थे, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी अनुसार विमान ने विशाखापट्टनम से उड़ान भरी थी। प्लेन में जेएम बैक्सी कंपनी के मालिक कोटक और उनके परिवार के लोग सवार थे। आपको बता दें कि जेएम बैक्सी कंपनी लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काम करती है। इस मामले में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बताया कि प्लेन वीसीआर वेंचर्स का लियरजेट 45 VT DBL है, जो लैंडिंग दौरान मुंबई के रनवे 27 पर फिसल गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाई। मुंबई में भारी बारिश के चलते विजिबिलिटी 700 मीटर रह गई है, जिसकी वजह से ये घटना हुई। हादसे के बाद मुंबई एयरपोर्ट के 2 रनवे बंद कर दिए गए, जिन्हें शाम 6:45 पर चालू कर दिया गया। कश्मीर में अनंतनाग जिले के कोकेरनाग इलाके में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर गुरुवार यानी 14 सितंबर को भी जारी रहा। पूरे दिन गोलीबारी की आवाजें सुनाई देती रही। बीच बीच में धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी। पूरे इलाके पर नजर रखने के लिए सुरक्षा बलों ने क्वाडकॉप्टर यानी छोटे हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ली। सेना के एक अफसर के अनुसार माना जा रहा है कि आतंकवादी गडोले गांव के जंगल में पहाड़ की एक प्राकृतिक गुफा में छिपे हुए हैं। सेना और पुलिस कर्मियों ने इलाके की चारों ओर से कड़ी घेराबंदी कर रखी है। इस दौरान चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और राष्ट्रीय राइफल्स के विक्टर फोर्स कमांडर मेजर जनरल बलबीर सिंह ने ऑपरेशन में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए मुठभेड़ स्थल का दौरा किया। अनंतनाग जिले के गडोले गांव के जंगल में 3 से 4 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सेना और पुलिस ने मंगलवार शाम ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया था। रात होने पर ऑपरेशन को रोक दिया गया था। आपको बता दें कि बुधवार सुबह जब दोबारा तलाश शुरू की गई तो आतंकियों ने घने जंगल में घात लगाकर हमला किया। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोचक, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट और एक जवान शहीद हो गए।
और एक अन्य जवान लापता है। जानकारी के अनुसार शहीद हुए जवानों में से मनप्रीत सिंह मोहाली के और मेजर आशीष पानीपत और भट्ट कश्मीर के बडगाम के रहने वाले थे। इन सब में ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े प्रतिबंधित रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस दौरान बुधवार को इस हमले में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट को बुधवार रात बडगाम जिले में सुपुर्दे खाक किया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हुमायूं दक्षिण कश्मीर के त्राल के रहने वाले थे। उनकी पिछले साल ही शादी हुई थी और बताया जा रहा है कि उनका 2 महीने का बेटा भी है। शहीद मेजर आशीष धोचक हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले थे। 3 बहनों के इकलौते भाई के शहीद होने पर गांव में मातम पसरा हुआ है। आशीष के पिता लालचंद NFL से रिटायरमेंट के बाद सेक्टर 7 में किराए के मकान में रहते थे। वहीं न्यू चंडीगढ़ के गांव भड़ोजिया के रहने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह के पिता स्वर्गीय लखबीर सिंह भी आर्मी में सैनिक थे। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को 2 साल पहले सेना ने पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। कर्नल मनप्रीत सिंह शादीशुदा थे। उनके 2 भाई और 1 बहन है। कर्नल के परिवार में एक 7 साल का बेटा कबीर सिंह और 2.5 साल की बेटी बानी भी है। मनप्रीत के बहनोई वीरेंद्र गिल ने कहा कि उनसे आखिरी बार सुबह 6:45 पर बात हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि वह बाद में बात करेंगे। पिछले साल मनप्रीत सिंह को सेना से मेडल भी मिला था। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने 10 चैनल्स के 14 टीवी एंकर्स को बायकॉट करने का फैसला किया है। उन्होंने इसके लिए न्यूज एंकर्स की लिस्ट भी जारी की है, जिनमें इन एंकर्स के नाम शामिल हैं, जैसे कि अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पाराशार, रूबिका लियाकत, शिव अरोर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा हैं। आपको बता दें कि ये सभी जाने माने एंकर्स हैं जो अलग अलग टीवी चैनल में शो होस्ट करते हैं। इस बारे में कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हर रोज शाम 5 बजे कुछ टीवी चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि हम नफरत के बाजार में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। हमारा उद्देश्य है नफरत मुक्त भारत। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। आपको बता दें कि मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक हुई थी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत 28 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में कोऑर्डिनेशन और कैंपेन समेत 5 कमेटियां बनाई गई। 5 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में दिल्ली में इंडिया के कैंपेन कमेटी की पहली बैठक हुई थी। इसमें मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कैंपेन की तैयारी पर चर्चा हुई। साथ ही 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में विपक्षी गठबंधन की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बैठक में विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने तय किया है कि वो अपने नेताओं और प्रवक्ताओं को कुछ टीवी एंकर्स के शो में भेजना बंद कर देंगे, जिसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने इस मुद्दे पर विपक्ष को घेर लिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर साझा किया एक पोस्ट में लिखा कि झूठ बोलने के एक सूत्रीय कार्यक्रम के तहत बने सनातन विरोधी इंडियन अलायंस को सच सुनने में डर लगता है, इसलिए वे अपनी घमंडिया गठबंधन के आगे ना झुकने वाले पत्रकारों के खिलाफ प्रतिबंध का ऐलान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि मीडिया पर बैन लगाना और अपनी आलोचना में उठे स्वर को दबाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। साफ है कि झूठ पर खड़ा ये गठबंधन सच से डरा हुआ है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में अनुराग ठाकुर विपक्षी गठबंधन के नेताओं पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं। पोस्ट के कैप्शन में अनुराग ठाकुर ने लिखा कि पत्रकारों का बाइकॉट, उनके ऊपर मुकदमे, इंडिया अलायंस में इतनी छटपटाहट क्यों है। अनुराग ठाकुर ने एक अन्य बयान में कहा कि विपक्षी गठबंधन मीडिया के खिलाफ जो कदम उठा रहा है वो आपातकाल 2.0 है। यह दिखाता है कि उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। भाजपा ने विपक्षी गठबंधन द्वारा पत्रकारों के बहिष्कार की कड़ी निंदा की और एक प्रेस रिलीज जारी किया। इस प्रेस रिलीज में भाजपा ने आरोप लगाया कि मीडिया को खुलेआम धमकी देना जनता की आवाज कुचलने की कोशिश जैसा है। यह कांग्रेस की आपातकाल वाली सोच को दर्शाता है।
लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने आईएसआईएस से जुड़े 2 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है। 4 सितंबर 2023 को एटीएस एनआईए की विशेष अदालत ने कानपुर में रिटायर्ड शिक्षक रमेश बाबू की हत्या के मामले में आतंकी आतिफ और फैजल को दोषी करार दिया था। गुरुवार को दोनों की वर्चुअली पेशी हुई। इस दौरान न्यायाधीश दिनेश चंद्र मिश्रा की कोर्ट ने दोनों पर 15-15 लाख का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील ब्रिजेश कुमार यादव ने बताया कि 3 अलग अलग धाराओं के तहत, जिसमें धारा 302 में फांसी, धारा 120 बी में फांसी, धारा 16 यूएपीए में फांसी और चौथी धारा 18 यूएपीए में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए एनआईए के विशेष वकील कौशल किशोर शर्मा ने कहा, मैंने मृत्यु दंड देने की मांग करते हुए कोर्ट में कहा कि इन दोनों ने एक निर्दोष अध्यापक की केवल उनके हाथ में बंधे कलावा और माथे पर तिलक देखकर हत्या की थी। जहां अच्छा इंसान बनने की शिक्षा दी जाती है, वहां जिहाद पर चर्चा का माहौल बनाया गया। उन्होंने कहा कि इनका अपराध रेयर और रेयरेस्ट की श्रेणी में आता है, जिसके आधार पर कोर्ट ने इन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 24 अक्टूबर 2016 को टीचर रमेश छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे, जहां स्कूल से करीब 500 मीटर दूरी पर 2 लड़कों ने पिस्टल निकाली और रमेश के सीने में एक के बाद एक 2 गोलियां दाग दी। रमेश जमीन पर गिरे और तड़पने लगे। कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। जब वहां मौजूद लोगों ने गोली की तेज आवाज सुनी तो लोग रमेश की तरफ भागे। तब तक हमलावर वहां से फरार हो गए थे। उधर खून से लथपथ रमेश को किसी तरह पास के कांशीराम हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इलाज से पहले ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। एक रिटायर्ड टीचर की मौत के बाद 7 महीने तक पुलिस हत्यारों को खोजती रही। हत्या के 200 दिन बाद एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि अध्यापक रमेश बाबू को मारने वाले कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि आईएसआईएस के आतंकी आतिफ मुजफ्फर और मोहम्मद फैजल हैं। जिसमें यह भी पता चला कि टीचर हत्या के तार एमपी में हुए ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों से जुड़े थे। आपको बता दें कि कानपुर में टीचर की हत्या की वारदात के 5 महीने बाद मध्य प्रदेश में एक बड़ी आतंकी घटना हुई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि कानपुर में हुई हत्या की घटना का कनेक्शन दुर्दांत आतंकियों से जुड़ा हुआ है। दरअसल 7 मार्च 2017 को भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में चबड़ी रेलवे स्टेशन के पास बम धमाके हुए थे, जिसमें 2 दर्जन के करीब लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे। जहां जांच के दौरान ये पता चला कि ये एक आतंकी हमला है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीते दिन बागमती नदी में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां 32 लोगों से भरी नाव नदी में डूब गई। कहा जा रहा है कि नाव पर ज्यादातर स्कूली बच्चे मौजूद थे। हादसा सुबह 9:30 बजे गायघाट थाना क्षेत्र के बेनीबाद ओपी में हुआ, जहां रेस्क्यू टीम की मदद से 20 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। नदी के तेज बहाव में 12 लोग बह गए, इनमें से ज्यादातर बच्चे ही हैं। 7 घंटे रेस्क्यू के बाद भी इनका पता नहीं चल पाया है। अंधेरा होने की वजह से शाम को रेस्क्यू बंद कर दिया गया था, जो कि आज सुबह से फिर शुरू किया जाना था। मिली जानकारी के अनुसार नदी में बहाव तेज होने की वजह से रस्सी के सहारे नाव को पार कराया जा रहा था, तभी रस्सी अचानक टूट गई और नाव नदी में पलट गई। गांव में पुल नहीं होने की वजह से बच्चे और आसपास के लोग इसी तरह से आते जाते थे। गायघाट और बेनीबाद पुलिस के साथ एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी रही। उधर मुजफ्फरपुर में ही एसकेएमसीएच में नव निर्मित पीकू वार्ड का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि डीएम और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जो भी हताहत होगा सरकार उसके लिए परिवारों की मदद करेगी। इस दौरान डीएसपी पूर्वी शहरियार ने बताया कि इस घटना की जांच की जा रही है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि रोज की तरह गुरुवार को नाव पर सवार होकर बच्चे स्कूल जा रहे थे। नाव पर 30 से ज्यादा बच्चे सवार थे। बहाव तेज होने की वजह से नाव का संतुलन बिगड़ा और वो पलट गई। हादसे के बाद नाव में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई थी। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश में चल रही वकीलों की हड़ताल समाप्त हो गई है। बृहस्पतिवार शाम उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन और सरकार के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत में सरकार ने 5 सूत्री मांगों पर सहमति दी। सरकार के आश्वासन के बाद एसोसिएशन ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा की। जानकारी अनुसार उत्तर प्रदेश काउंसिल के चेयरमैन श्री किशोर गौड़ के नेतृत्व में काउंसिल के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से लोक भवन में मुलाकात की।
काउंसिल के पदाधिकारियों और शासन के अधिकारियों के बीच करीब 1 घंटे से अधिक समय तक बातचीत चली, जहां काउंसिल के सह अध्यक्ष प्रशांत सिंह अटल ने बताया कि सरकार ने हापुड़ के एसएसपी को हटाने, सीईओ और पुलिस निरीक्षक को निलंबित करने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया है। सरकार ने हापुड़ प्रकरण में वकीलों पर प्रदेश भर में दर्ज मुकदमे वापस लेने और एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया, जिसके बाद काउंसिल ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है। बातचीत में सरकार की ओर से पुलिस महानिदेशक विजय कुमार, डीजी स्पेशल कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और प्रमुख सचिव विधायी जेपी सिंह मौजूद थे। वहीं काउंसिल के उपाध्यक्ष अनुराग पांडे सहित काउंसिल के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि 28 अगस्त को हापुड़ में पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया था। उसके बाद 29 अगस्त से प्रदेश भर में वकीलों ने कार्य का बहिष्कार कर रखा था। आज के समाचार में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए BTV। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।